हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हैं। तो जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बेहतरीन यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर आए। क्लास में आप कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठेगा। कब कहाँ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाए क्लास में, इसे आपको नोट करना है और एग्जाम के समय उसका रिवाइज करना है। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है कि पिछली क्लासेज में जो बच्चों के डाउट्स रह गए थे एक आध क्वेश्चन में, उन्हें भी हम यहाँ पर क्लियर कराने वाले हैं। जिसमें अनामिका श्री जी और ज्योति सूरज जी को एक एक क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट्स है, उनके डाउट्स हम क्लास के अंत में यहाँ पर क्लियर कराने वाले हैं। रश्मि यादव जी ने हमसे क्वेश्चनों के बारे में पूछा है, इसके बारे में भी हम आपको क्लास के अंत में बताने वाले हैं। तो क्लास को आपको अंत तक देखते ही चलना है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ये मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हम जैसे ही कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं तथा उसे मुंह द्वारा चबाने का कार्य प्रारंभ करते हैं, वैसे ही मुख से स्थित लार ग्रंथियों से लार का स्राव होने लगता है। लार में विद्यमान टाइलिन नामक किण्व भोजन में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट से रासायनिक क्रिया प्रारंभ कर देता है। इस रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट में विद्यमान स्टार्च डेक्स्ट्रीन तथा माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। मुंह के बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन कार्य पकवासी या ग्रहणी में होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम से तो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट में विद्यमान स्टार्च डेक्स्ट्रीन माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। मुख के बाद कार्बोहाइड्रेट का पाचन कार्य पकवासी और ग्रहणी में होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, ये तो क्वेश्चन मैं आपको कराई रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो आपको क्लास को ध्यान से देखते ही चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जठर रस में उपस्थित पाचक रस होते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जठर रस में उपस्थित पाचक रस होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेनिन तथा पेप्सिन। ये रस यहाँ पर जठर रस में उपस्थित पाचक रस होते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जठर रस अमाशय की दीवार पर स्थित जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। जठर रस की प्रकृति अम्लीय होती है, जिसका पीएच 0.9 से 1.5 तक होता है। जठर रस में 97 से 98% जल, कुछ श्लेष्म तथा लवण होते हैं। इसके अलावा इसमें पेप्सिन, रेनिन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज आदि मुख्य पाचक यानी कि प्रमुख पाचक रस उपस्थित होते हैं। यहाँ से भी सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, जिसमें इसका पीएच मान भी पूछा गया है। ये कहाँ से, कौन सी ग्रंथियों से निकलता है, यहाँ पर ये भी पूछा गया है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कितने प्रतिशत जल होता है, ये भी पूछा गया है। और उसमें कौन कौन से यहाँ पर मुख्य पाचक रस उपस्थित होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इन सभी यहाँ पर पॉइंटों को नोट करते हुए चलिए, कब कहाँ आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। तो इन्हें सभी को नोट करते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग खाली स्थान होते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितने प्रतिशत होता है। यूपी पीएचडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग 7% होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% यानी कि लगभग 7% प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। फ्राइबिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है, जिसमें फ्राइबिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का जमाने बनाने या स्कंदन में होते हैं। ग्लोबुलिन का यहाँ पर उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का उपयोग प्रसरणी संतुलन के लिए होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं।
यहाँ पर ये हल्के पीले गाढ़े रंग का तरल पदार्थ होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पर कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, ये तो क्वेश्चन मैं आपको करा ही रही हूँ। और यहाँ पर कौन कौन सी इसमें प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं यहाँ पर रक्त का थक्का जमाने में ये प्रोटीन यहाँ पर सहायक होती है, कौन सी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं यहाँ से आप देख सकते हैं ग्लोबुलिन और यहाँ पर एल्बुमिन से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो इन सभी को आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बुद्धि के तत्व को जो प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है वह है धार्मिक मान्यताएं। ये बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। व्यवसाय भी से प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी और प्रजाति विभिन्नता भी। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा वह है धार्मिक मान्यताएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया, ये भी आप ध्यान से देखते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, जल यहाँ पर ठोस भोज्य पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें पहला ऑप्शन 20 घंटे, दूसरा ऑप्शन 4 घंटे, तीसरा ऑप्शन 13 घंटे और चौथा ऑप्शन 7 घंटे। आपको बताना है कि नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है। टीजीटी झारखंड ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नवजात शिशु यहाँ पर 20 घंटे की नींद लेते हैं, तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामान्यतः नवजात शिशु 20 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रारंभिक दिनों में शिशु प्राय सारा दिन ही सोता है, केवल दूध पीना, स्नान करने अथवा मलमूत्र त्याग के निमित्त ही जागता है। शिशुओं को प्रारंभ में शक्ति की पुनः प्राप्ति के लिए तथा स्वास्थ्य की रक्षा हेतु 24 घंटे में कितनी देर सोना आवश्यक है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है, जिसमें जन्म काल यहाँ पर 21 घंटे, 3 मास की आयु में यहाँ पर 19 घंटे, 6 मास की आयु में 18 घंटे और 12 मास की आयु में 16 घंटे आदि यहाँ पर इसका समय दिया गया है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संरक्षकता में देखभाल करती है उन्हें कहते हैं। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलना है और आपको पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि वह संस्थाएं कौन सी है जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संरक्षकता व देखभाल करती है और उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो उस संस्था को क्रेच कहते हैं, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ये संस्थाएं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, जिसमें गरीब माँ बाप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं और वे अपने बच्चों को भी घर की बजाय इन संस्थाओं में छोड़ देते हैं तथा फिर शाम को ले लेते हैं। क्रेच 1 से 2 वर्ष के शिशुओं को देखभाल के लिए एक सार्वजनिक संस्था है, जहाँ यहाँ शिशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, क्योंकि 1 से 2 वर्ष यहाँ पर पूछा गया है। बालवाड़ी शिशु घर, इसमें 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और बच्चों को पोषक पदार्थ दिया जाता है। वही रिमांड घर, यहाँ पर इसको सुधार गृह भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को रखा जाता है। तो यहाँ से कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, आप यहाँ पर अच्छे से पढ़कर जाइए, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें बेहतर से बेहतर करने की आप कोशिश कीजिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गुर्दे का संक्रमण, ये भी भय रहता है। परिपक्वता और गर्भपात, ये सभी भय रहते हैं गर्भावस्था के दौरान, तो इनमें से सभी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसव का प्रकार नहीं है। यहाँ पर प्रसव का कौन सा प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा संभाव्य प्रसव। ये प्रसव का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं। यहाँ पर कुछ योजनाएं दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी योजनाएं मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजना है। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें स्थानीय, ये भी मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजना है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता और केंद्रीय एवं प्रादेशिक, ये इनमें से सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, ओवम का पीरियड होता है। ओवम का पीरियड आपको बताना है कि होता है 0 से 2 हफ्ते, 8 से 10 हफ्ते, 0 से 4 हफ्ते या 3 से 8 हफ्ते। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ओवम का पीरियड होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 0 से 2 हफ्ते ओवम का पीरियड होता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। डिम्ब जिसे ओवम एक परिपक्व प्रजनन कोशिका होती है जो स्त्रियों के मासिक धर्म के समय अंडाशय से उत्पन्न होते हैं तथा इनका समय 0 से 2 हफ्ते का पीरियड होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। स्त्रियों में लगभग 12 वर्ष की उम्र से लगभग 40 वर्ष तक की उम्र के बीच गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि में मासिक धर्म की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके प्रारंभ होने के 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के कुछ देर पश्चात ही अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है तथा 15 से 19वें दिन तक इसमें रहते हैं। इस बीच यदि स्त्री संभोग करती है तो यह अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, अन्यथा अगले मासिक चक्र में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़कर चलिएगा, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन अवस्था की उम्र क्या है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। DSSB टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में समाहारी परिचालन अवस्था की उम्र क्या होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 7 से 11 वर्ष तक की ये समाहारी परिचालन की अवस्था होती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक में विश्वास आता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं। वह अनेक कार्यों की मानसिकता प्रस्तुत कर सकता है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास होने के कारण वह तर्क करना सीख जाता है। वह कई चीज़ों के बारे में गहराई से जानने का प्रयास करता है, क्योंकि इस उम्र का बालक तार्किक एवं खोजी प्रवृत्ति का होता है। ये क्वेश्चन तो यहाँ से कई बार पूछा गया है कि कौन सी उम्र में बालक तार्किक व खोजी प्रवृत्ति का होता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। और यहाँ पर तर्क करना सीख जाता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप नोट करते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है कि बच्चा साफ स्लेट की तरह पैदा होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए और आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि किसने कहा है कि बच्चा साफ स्लेट की तरह होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, जॉन लॉक के द्वारा बच्चे को खाली स्लेट या साफ स्लेट कहा गया है। और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं वे क्लास को और भी बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा हो सके। हम बस प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके और आप बेहतरीन से बेहतरीन अपने एग्ज़ाम में यहाँ पर कर पाओ। जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पर चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस अपनी तैयारी को मन लगाकर यहाँ पर करते रहना है। जितना करा रही हूँ उतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, खाली घोंसले का समय खाली स्थान की अवस्था को कहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कि खाली घोंसला का समय किस अवस्था को कहा गया है। RPSC स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मध्य अवस्था को खाली घोंसले का समय कहा गया है। मध्य अवस्था का समय 41 से 60 वर्ष की उम्र तक माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है। आपको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पुराने वस्त्र व कोमल वस्त्र होने चाहिए। नवजात शिशु के लिए ये उपयोगी वस्त्र है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, शेषावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है श्वास लेना, तापमान परिवर्तन या चूसना व निकलना या उपरोक्त सभी। टीजीटी उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें शेषावस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो समायोजन होगा वो श्वास लेना भी होगा, तापमान परिवर्तन भी होगा, चूसना व निगलना भी होगा। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, परिस्थिति विश्लेषण की किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन के विधि के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत परिस्थिति विश्लेषण अध्ययन विधि आती है। तो इस विधि के अंतर्गत आती है अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आप महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा क्योंकि अलग अलग एग्जामों में कई तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस के लिए इस साल की थीम ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी के लिए साक्षरता डिजिटल डिवाइस को कम करना था। ILD 2021 की थीम डिजिटल साक्षरता के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए निर्धारित है। बता दें कि कोरोना संकट काल में बच्चों, युवाओं तथा वयस्कों की पूरी शिक्षा पूरी तरह प्रभावित हुई थी। तो ये थीम जो दी गई है 2021 की यहाँ पर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया और 2009-10 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। यहाँ से ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 8 सितंबर, वही ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2009-2010 को साक्षरता दशक घोषित किया गया था। तो ये आप पॉइंट नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, प्रसार कार्यकर्ता को सामुदायिक कार्यक्रम की धुरी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, पोस्टर लाभदायक होते हैं। आपको ऑप्शन को पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है कि पोस्टर किसके लिए लाभदायक होते हैं। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें पोस्टरों की तो ये अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों के लिए पोस्टर लाभदायक होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा दृश्य साधन नहीं है। आपको ऑप्शनों को देखना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा दृश्य साधन नहीं है। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2013 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा दृश्य साधन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, रेडियो यहाँ पर दृश्य साधन नहीं है। रेडियो यहाँ पर श्रव्य साधन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि दृश्य श्रव्य साधन से कई बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो इन्हें भी आप देखते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, खाली स्थान। नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। आपको बताना है कि किस प्रकार का नेता यानी कि परिचालन करता है कि वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान से देखते चलना है। ऑप्शनों को पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, तानाशाही। तानाशाही नेता इस प्रकार परिचालन करता है कि जैसे वह लोगों पर विश्वास नहीं करता। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखें, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर पहला देखें तो उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करना, ये भी प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को यहाँ पर सक्षम बनाते हैं। वहीं लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, योजना में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में ये सभी इसे सक्षम बनाते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यहाँ पर प्रसार शिक्षण अधिगम का यहाँ पर अंतिम चरण कौन सा होगा ये आपको
ऑप्शनों को पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, संतोष। ये इसका अंतिम चरण है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 6 चरण होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पहला हमारे यहाँ पर ध्यान आकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, प्रयोग और संतुष्टि। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण संतोष है। यहाँ पर ध्यान आकर्षण से तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए, रुचि से भी यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा। इसके कौन कौन से चरण हैं इन्हें ध्यान से देखिए और कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लगाते चलना है। आपको बताना है कि महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम का प्रतिबल है, यह आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, DWCRA कार्यक्रम का महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास में कार्यक्रम में इसका प्रतिबल है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। महिलाओं एवं बच्चों का चहुमुखी विकास DWCRA कार्यक्रम का प्रतिबल है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ग्रामीण महिला शिशु कार्यक्रम यहाँ का अंग्रेजी नाम DWCRA है। यह ग्रामीण परिवेश में पहुंच वाली तथा गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रही महिलाओं तथा बच्चों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के निमित्त एक विशेष कार्यक्रम है। आइए देख लेते हैं और भी कुछ अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं DWCRA का पूर्ण रूप ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ से कई बार पूछी गई, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। DWRIRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक सहायक योजना है। 1982 से 1983 में DWCRA को 50 जिलों में लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1994 से 1995 तक देश के प्रत्येक जिले को शामिल करने के लिए विकसित हुआ था। DWCRA कार्यक्रम वंचित ग्रामीण महिलाओं को समूहों में इकट्ठा करता है ताकि वे अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयास में आय के आत्मनिर्भर स्रोतों का पीछा कर सके। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, ढलाई वाले फर्नीचर आसानी से बनाए जा सकते हैं, स्टील से, प्लास्टिक से, लकड़ी से या लोहे से। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि ढलाई वाले फर्नीचर आसानी से बनाए जा सकते हैं, तो किससे बनाए जा सकते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, प्लास्टिक से ढलाई वाले फर्नीचर आसानी से बनाए जा सकते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27, काला रंग प्रतीक है शक्ति का, त्याग का, दुख का या प्रसन्नता का। आपको यहाँ पर बताना है कि काला रंग किसका प्रतीक है। TGT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो काला रंग दुख का प्रतीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, जब 2 या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाते हैं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक फीका लगेगा, चमकदार लगेगा, गहरा लगेगा या हल्का लगेगा। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जब 2 या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाए तो प्रत्येक रंग पहले रंग से अधिक गहरा लगेगा, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, प्रांग कलर के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। आप ध्यान से पढ़िए ऑप्शनों को और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है सैद्रस एनालोगस, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रांग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग सैद्रस एनालोगस रंग योजना में किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सैद्रस रंग योजना एक सामंजस्यपूर्ण रंग योजना है क्योंकि इसमें एक वर्ण कॉमन होता है, जैसे पीला, हरा, हरा नीला, लाल पर्पल, नीला पर्पल आदि। ये रंग योजनाएं मोनोक्रोमेटिक रंग योजनाओं की अपेक्षा रंगाई के लिए अधिक महत्वपूर्ण तथा आकर्षक रंग योजना प्रस्तुत करती है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इसे भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, रंगों का हल्कापन व गहरापन कहलाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए,
इसे आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस ध्यान से देखी है तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासेस में यहाँ पर कराया हुआ है। आपको बताना है कि यहाँ पर रंगों का हल्का व गहरापन कहलाता है। पीजीटी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रंगों का हल्का व गहरापन वैल्यू कहलाता है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रंगों के हल्के व गहरेपन को उसका बल या मान यानी कि वैल्यू कहा जाता है। प्रकाश से लेकर अंधकार तक श्वेत एवं काले वर्णों के अनेक मिश्रण हो सकते हैं, जिनमें श्वेत व काले के अनुपात में विभिन्न यानी कि भिन्नता रहेगी। ये श्वेत रंग के विभिन्न बल कहलाएंगे। इन्हीं की तुलना में यदि हम अन्य रंगों को रखें तो उनके बलों की स्थिति जान सकते हैं। जैसे लाल रंग का बल श्वेत एवं काले के मध्यवर्ती भूरे रंग के समान या कुछ गहरा या हल्का होगा। तो यहाँ भी इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा विधान सही नहीं है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अपना आंसर आप देते हुए चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं है। बेल्ट का इस्तेमाल लंबाई व वृद्धि और चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करता है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाते। हम बस प्रयास कर रहे हैं आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़िए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, निकिल एवं डोर्सी के अनुसार अमानवीय साधन है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है और पिछली क्लासेज में भी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराया था। यहाँ पर आपको आज पूछा गया है कि यहाँ पर निकिल एवं डोर्सी के अनुसार कौन सा अमानवीय साधन है। टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। निकिल एवं डोर्सी ने समय को अमानवीय साधन यहाँ पर माना है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, ज्ञान है। आपको बताना है कि ज्ञान मानवीय स्रोत है या गैर पारंपरिक स्रोत है, गैर मानवीय स्रोत है या नवीकरण स्रोत है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ज्ञान मानवीय स्रोत है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तनों के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहले परिवर्तन है। यहाँ पर आपको इनके 3 परिवर्तन दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से पहला परिवर्तन कौन सा होगा। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से इनसे पूछे गए हैं। आप ध्यान से देखते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मुंडेल के 3 परिवर्तनों में से पहला परिवर्तन है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। और एक और क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर पहले व्याख्या देखेंगे। मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तनों के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन और तीसरा उत्पादन में परिवर्तन है। तो इन्हें भी आप पॉइंटों को नोट करते चलिए। अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है। मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। परिवर्तनों में कई सुधार 3 भागों में विभाजित किया या 5 स्तरों पर विभाजित किया या संख्या में कुछ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। 5 स्तरों में इन्होंने अपने परिवर्तनों को विभाजित किया है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मंडेल या मंडेल के परिवर्तन के वर्ग मंडेल ने सरलीकरण के समस्त उदाहरणों को 5 वर्गों में बांटा है, जो इस प्रकार है। पहला यहाँ पर दिया गया हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा दिया है तैयार उत्पादन में परिवर्तन। तीसरा यहाँ पर दिया गया उत्पादन में परिवर्तन, यानी कि कार्य सरलीकरण उत्पादन में परिवर्तन लाकर किया जा सकता है। वहीं चौथा दिया है कच्चे माल में परिवर्तन और 5वां यहाँ पर दिया गया है उपकरण में परिवर्तन आदि। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनसे 2 क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यकताओं के समन्वय पर, आवश्यक बचत पर, विवेकपूर्ण बचत पर या आवश्यक खर्चे में कटौती पर। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि परिवार के कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। विवेकपूर्ण बचत पर परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, परिवार नियोजन से लाभ है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए।
टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि परिवार नियोजन के लाभ है, तो कौन कौन से लाभ होंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, जीवन स्तर में सुधार ये भी परिवार नियोजन का लाभ है, निर्धनता में कमी ये भी इसका लाभ है, और रोजगार में वृद्धि ये भी परिवार नियोजन के लाभ है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, बहुपति, बहुपत्नी, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बहुपति, बहुपत्नी, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार किसके होंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये सभी प्रकार होंगे, यहाँ पर सभी प्रकार है बहु विवाह के। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के क्या क्या उत्तरदायित्व है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी ये सरकार के उत्तरदायित्व है, जिसमें आवश्यकताओं के निर्यात पर प्रबंधन ये भी इनका उत्तरदायित्व है। मूल्य निर्धारण तथा सस्ती कीमत की दुकान ये भी उत्तरदायित्व है, और जमाखोरी को निरुत्साहित करना ये भी यहाँ पर उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, विनाइल क्लोराइड से बनता है नाइलॉन, डेक्रोन, टेरेलिन या आरलोन। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। आयोग ने इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं माना है। चलिए देख लेते हैं ये व्याख्या के साथ में। टेरेलिन, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिप यहाँ पर एसिड जो कि पेट्रोलियम से प्राप्त होता है का सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर है। अमेरिका में यह डेक्रोन के नाम से बाजार में आया है। आरलोन एक सिंथेटिक फाइबर है जो वाइनिल साइनाइड के संश्लेषित किया जाता है, यानी कि इसे संश्लेषित किया जाता है। इसे एक्रिलिक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाता है कि वाइनिल साइनाइड से संश्लेषित किया जाता है और इसे एक्रिलिक भी कहते हैं, जबकि नाइलॉन पोलेमाइड रेशे का उदाहरण है जिसे मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये भी व्याख्या आप ध्यान से देखते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम प्रभावित होते हैं। यहाँ पर तंतु दिए गए, आपको ध्यान से पढ़ना है कि कीड़े और फफूंदी से कौन से सबसे कम प्रभावित होते हैं। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो संश्लिष्ट तंतु ये सबसे कम प्रभावित होते कीड़े और फफूंदी से। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, ऊन की दूसरी परत कहलाती है। आपको बताने की ऊन की दूसरी परत क्या कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कोर्टेक्स ये ऊन की दूसरी परत कहलाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऊन की दूसरी परत कोर्टेक्स कहलाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह प्राकृतिक जगत से प्राणी समूह से प्राप्त होने वाला प्रोटीन युक्त रेशा है। इसमें केराटिन नामक यानी कि नाम का प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऊन से वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया। इसका रेशा टेढ़ा मेढ़ा, छोर पर नुकीला एवं बहुकोशिकीय होता है। ऊन की 3 परतें होती है। पहली परत को क्यूटिकल यानी कि बाहरी, दूसरी परत को कोर्टेक्स यानी कि मध्य, तीसरी परत को मेडुला यानी कि आंतरिक होती है। कोर्टेक्स में रंग वर्णक यानी कि मेलानिन उपस्थित होते हैं। इनसे रंगों का यानी कि निर्धारण होता है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को नोट करते चलेगा। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसका सर्वप्रथम कहाँ पर प्रयोग किया गया ये भी आप नोट करते चलेगा। रेशा टेढ़ा मेढ़ा, छोर पर नुकीला, बहुकोशिकीय होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसकी प्रथम यानी कि पहली परत, दूसरी परत और यहाँ पर तीसरी परत, इसे भी आप ध्यान रखते चलेगा। इसका कोर्टेक्स में रंग वर्णक यानी कि मेलानिन उपस्थित होता है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसे ध्यान से पढ़िए और आपको बताने के कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है। यूपी पीएचडी 2021 और एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, सूप यहाँ पर सॉफ्ट आहार नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सॉफ्ट आहार यानी कि नर्म आहार आसानी से पचने योग्य खाद्य पदार्थ होते हैं, जो इस प्रकार है। खीर, पुडिंग और खिचड़ी ये क्या है यहाँ पर सॉफ्ट आहार, लेकिन सूप सॉफ्ट आहार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44,
चीनी को अपमिश्रित किया जाता है? सफ़ेद पत्थर से, सीरा से, माड़ी से या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सफ़ेद यहाँ पर चीनी को अपमिश्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा अपमिश्रित यहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सफ़ेद पत्थर से चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। चीनी को सफ़ेद पत्थर पदार्थ में अपमिश्रित कर दिया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जिससे मिलावट का पता न चल सके। चीनी, शुगर या शर्करा एक क्रिस्टलीय खाद्य पदार्थ है जो गन्ने या चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। इसे मुख्यतः सुक्रोज, लैक्टोज एवं फ्रक्टोज उपस्थित होता है। यह फलों, मधु एवं अन्य कई स्रोतों में सुक्रोज के रूप में रहता है। विश्व में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत सर्वाधिक मात्रा में ब्राजील में होती है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं, ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है। तो आपको बताना है कि सीवेज शुद्धिकरण के लिए जो जैविक क्रिया है उसकी विधि क्या होगी। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। सीवेज फार्मिंग भी इसकी विधि है, सेप्टिक टैंक भी और कृत स्लज प्रक्रिया भी इसकी जैविक क्रिया विधि है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदे पानी और घर में प्रयोग किए जाने वाले जल के प्रदूषणकारी अवयवों को विशेष विधि से साफ किया जाता है, जिसको साफ करने के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से दूषित जल को दोबारा प्रयोग में लाने लायक बनाया जाता है। जैविक सीवेज उपचार प्रणाली एक बड़ी प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है, जो बैक्टीरिया और अन्य माइक्रोबियल सहयोगियों का उपयोग करके मानव उपस्थिति को अन्य उत्पादों जैसे कि कीचड़ में तोड़ देती है। इनकी 3 विधियां हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक, कृत स्लज प्रक्रिया और सीवेज ट्रीटमेंट प्रक्रिया। तो ये भी आप नोट करते, इन तीनों विधियों को भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। तो आपको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या होगा। एमपी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2015 और यूजीसी नेट एग्जाम 2000 यहाँ पर 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, ये मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मानव शरीर में जिंक यानी कि जस्ता का मुख्य कार्य है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जिंक हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम्स में कोफैक्टर के रूप में रहता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। साथ ही प्रजनन अंग को सुचारू रूप से कार्य करने में के लिए भी है, इनके जरूरी है। जिंक का कार्बोनिक एंड्राहाइड्रेज का मुख्य तत्व यह आंखों के आइरिस, रेटिना और लेंस में पाया जाता है। यह स्वस्थ यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 150 से 250 mg जिंक उपस्थित रहता है। यहाँ से कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। यहाँ पर कोफैक्टर, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रजनन अंग में सुचारू रूप से कार्य करता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कार्बोनिक एंड्राहाइड्रेज, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और किस किस में ये यहाँ पर यानी कि पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है। तो ये भी एग्जामिनर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसे व्याख्या को जो मैं आपको कराती हुई चल रही है, आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, कैरोटीन पाया जाता है। आपको बताना है कि किस विटामिन में कैरोटीन पाया जाता है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कैरोटीन किस में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, वेट बेरी की विशेषता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि वेट बेरी की विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इसकी सभी ये विशेषताएं हैं। अगर हम यहाँ पर पहली विशेषता की बात करें, सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ाना इनके बढ़ना और डायस्टोलिक रक्तचाप घटना, नाड़ी गति बढ़ना और टांगों तथा चेहरे में सूजन आना, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। वेट बेरी की विशेषता में सभी विकल्प यहाँ पर सही है। टांगों तथा चेहरे में सूजन होना, सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ना तथा डायस्टोलिक
रक्तचाप घटना, नाड़ी की गति बढ़ना, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। आर्द्र बेरी थायमीन की कमी से होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह रोग पॉलिश चावल खाने वाले लोगों में अधिक देखने को मिलता है। प्रमुख स्रोत है अनाज, बीज, सूरजमुखी तथा तिल, मूंगफली और सोयाबीन। ये भी आप नोट करते चलेगा, यानी कि अधिक जो लोग पॉलिश वाले चावल खाते हैं उसमें ये अधिक देखने को मिलता है। ये भी आप नोट करते चलेगा, यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्लास के अंतिमवें क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा 49वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के उचित अवशोषण हेतु निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक है। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए, आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के उचित अवशोषण हेतु निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, विटामिन डी, ये आवश्यक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोधक में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक दूसरा स्थान किस देश का होगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नाइजीरिया का दूसरा स्थान है, तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार नाइजीरिया देश वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रक्तचाप तथा चाइल्डहुड वेस्टिंग को कम करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष यानी कि आयु वर्ग की आधी से अधिक महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रसित है। रक्ताल्पता से ग्रसित महिलाओं की संख्या 2016 में 52.6% से बढ़कर 2020 में 53% हो गई है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जिन बच्चों के यहाँ पर एक आध क्वेश्चन में जो डाउट्स थे वे भी आज हम यहाँ पर आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं डाउट्स वाले क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर नोट लगाकर लिखा है। यहाँ पर पहला हमारा जो डाउट वाला क्वेश्चन है, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं कोरिओन, नाभिरज्जु, गर्भनाल या एमनिओन। यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है चौथा ऑप्शन, एमनिओन। ये भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। भ्रूण यानी कि एम्ब्रोयो प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कि मानव में 3 मास की गर्भावस्था के पश्चात भ्रूण को गर्भ यानी कि फीटस की संज्ञा दी जाती है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। एक निषेचित अंडाणु जब फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब से गुजरता है तब उसका खंडीभवन होता है, ये यानी कि तथा ये अवस्था मेरुला बन जाता है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम 3 सप्ताह में ही प्रारंभिक जनन स्तर की 3 भाग में होते हैं। जो यहाँ से हमसे बच्चों ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाहर का भाग यानी बाह्य त्वचा एक्टोडर्म, अंदर का भाग यानी कि अंतः त्वचा एंडोडर्म और दोनों के बीच का भाग मध्य यानी कि मीसोडर्म कहलाता है। तो ये उस बच्चे ने यहाँ पर हमसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। आइए यहाँ पर आप यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं और इसे ध्यान से आप व्याख्या को पढ़ते चलिए। आइए देख लेते हैं एक और पिक्चर के। भ्रूण विकास की शुरुआती चरण में प्रथम कोशिका विभाजन से लेकर जन्म, प्रसव या अंकुरण तक एक बहुकोषीय डिप्लॉय यूकार्योट यानी कि होता है। इंसानों में इसे निषेचित के 8 सप्ताह तक यानी कि मतलब LMP के 10 सप्ताह तक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे भी आप नोट करते हुए चलिए। भ्रूण कहा जाता है और उसके बाद से भ्रूण की बजाय इसे गर्भस्थ शिशु यानी कि फेटस कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ भी आप नोट करते चलेगा। आइए देख लेते हैं एक और यहाँ पर व्याख्या के साथ में। भ्रूण यह विकास का पहला चरण है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। भ्रूण एक द्विगुणित कोशिका है। विकास के 4 सप्ताह में यह मटर के आकार की हो जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एमनिओन। एमनिओन सरीसृपों, पक्षियों और स्तनधारियों में एक एमनियोटिक थैली है जो भ्रूण को घेरती है। यह भ्रूण की सबसे भीतरी झिल्ली होती है जिसे एमनियोटिक द्रव भ्रूण को निलंबित करने में रखता है। एमनियोटिक मेसोडर्म और एक्टोडर्म 2 रोगाणुओं परत से बनता है। यह विकासशील भ्रूण को चोट से बचाता है। तो ये भी आई होप आपके सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो आपने यहाँ पर आंतरिक परत हमसे पूछी थी वे हमने यहाँ पर व्याख्या के माध्यम से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट जो डाउट वाला क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु का प्रकार नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर प्राणिज तंतु, खनिज तंतु और वनस्पति तंतु और पादप तंतु, तो यहाँ पर जो आयोग ने यहाँ पर ऑप्शन उठाया वह है खनिज तंतु, लेकिन यहाँ पर ये गलत यहाँ पर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं आयोग के द्वारा जो व्याख्या यहाँ पर दी गई है। तंतुओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु। ऐसे तंतु जो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु कहे जाते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट आदि पादपों से प्राप्त होते हैं, तथा रेशम, ऊन तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। वहीं संश्लेषित तंतु में रासायनिक पदार्थों या खनिज, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ से गलत हो जाता है, यहाँ पर खनिजों से प्राप्त नहीं, यहाँ पर रसायनों से प्राप्त तंतु संश्लेषित या कृत्रिम तंतु कहे जाते हैं, जैसे रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि संश्लेषित तंतु है। तो यहाँ पर ये जो खनिज है यहाँ पर ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं, इससे ही मिलता जुलता, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। प्राकृतिक तंतु है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये प्राकृतिक तंतु यहाँ पर कौन सा होगा। तो अगर हम प्राकृतिक तंतु की बात करें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, कपास। ये क्या है, प्राकृतिक तंतु है। और इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, तंतु एक प्रकार का रेशा है। तंतु 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु इस प्रकार के तंतु यानी कि जंतुओं या पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, रुई, पादप, जूट या ऊन आदि। ये अगर हम यहाँ पर संश्लेषित तंतु की बात करें तो ऐसे तंतु रासायनिक पदार्थों से संश्लेषण से निर्मित किए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और रेयॉन। तो इस प्रकार हमारा अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर या तो इसका आंसर यहाँ पर होगा पादप, क्योंकि पादप तंतु इन्हीं के अंतर्गत आएगा प्राकृतिक तंतुओं के। यहाँ पर खनिज तंतु तो आंसर यहाँ पर नहीं होगा। तो आयोग के द्वारा यहाँ पर खनिज तंतु यहाँ पर उठाया गया है। आई होप आपकी सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। यहाँ पर मैंने विभिन्न पुस्तकों से यहाँ पर इसका विश्लेषण कर हम यहाँ पर लेकर आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेशे दिए गए हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक और यहाँ पर विशिष्ट रेशे। कृत्रिम रेशों के में यहाँ पर मानव निर्मित और रासायनिक संश्लेषित यहाँ पर रेशे आते हैं। मानव निर्मित में यहाँ पर नाइट्रोसेल्युलोज रेयॉन, विस्कोक रेयॉन और प्रामोनियम यहाँ पर रेयॉन। ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वहीं रासायनिक संश्लेषित में आपका नायलॉन, आर्लोन, पॉलिएस्टर, जेफ्रॉन, एक्रिलिक, सरन, माओ एक्रिलिक, स्पेडेक्स, अरामिड, एल्जिनेर, पॉलीकार्बोनेट और वियान। ये इसका यहाँ पर वियनोन यहाँ पर आएगा रासायनिक संश्लेषित में। वहीं प्राकृतिक तंतु को 3 भागों में बांटा गया है, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। वानस्पतिक में कपास, जूट, लिनन, नारियल, हेम्प, रेमी, सन, अबाका और सीसल, ये वानस्पतिक तंतु है। वहीं यहाँ पर प्राणिज में रेशम और ऊन आएगा, क्योंकि ऊन भेड़ से प्राप्त होता है और रेशम कीड़े से। वहीं खनिज में स्वर्ण और रजत, एस्बेस्टस यहाँ पर होंगे। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। विशिष्ट में यहाँ पर दिए गए हैं मिश्रित और परिवर्तित और बाल रेशे, ये भी आप नोट करते चले, यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर खनिज जो तंतु है प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत यहाँ पर आएगा, यानी कि प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आएगा। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगर आइए देख लेते हैं एक और पुस्तक का, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है, वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण। तंतुओं के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित है। यहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम मानव निर्मित तंतु यहाँ पर दिए गए हैं। प्राकृतिक में वनस्पतियों से, जंतुओं से और खनिजों से। वहीं कृत्रिम या मानव निर्मित से रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर यहाँ पर दिया गया है। आई होप आपके यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको यहाँ पर और भी अन्य क्वेश्चनों में भी कोई डाउट्स है तो वो भी आप हमें यहाँ पर बताएं, हम उन्हें भी यहाँ पर क्लियर कराते चले गए। अब हम यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि जिस बच्चे ने हमसे पूछा था कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर हैं और हम कैसे इनकी तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन तो यहाँ पर अगर देखें तो क्वेश्चन तो हमारे पास में यहाँ पर 7000 प्लस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन आप बस इतना ही करते हुए चलिए जितना मैं आपको कराते जा रही हूँ। अगर आपने इतने भी क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस अपनी तैयारी में लगे रहना है। आपके पास में कम ही समय है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज कीजिए। और जो हम आपको क्वेश्चन कराते हैं वे सभी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपका कोई भी यहाँ पर डाउट्स है या किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी आप हमें यहाँ पर बताएं, हम उसे भी यहाँ पर आपको कराने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। और हम जो आपको क्वेश्चन कराएं उसे बस आप मन लगाकर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।